इंडिया अनेकता में एकता का देश कई मुश्किल चुनौतियों से जूझ रहा है। ऐसी ही एक चुनौती है भाषा को लेकर बार बार होने वाला विवाद, खासकर हिंदी थोपने का मुद्दा। यह समस्या तमिलनाडु में सबसे ज्यादा दिखती है, एक ऐसा राज्य जिसका अपना भाषा इतिहास बहुत रिच है और तमिल भाषा में इसकी कल्चरल आइडेंटिटी गहरी जड़ें जमाए हुए है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के आसपास के हालिया विवाद ने इस बहस को फिर से हवा दी है और दक्षिणी राज्य में हिंदी की जगह को लेकर लंबे समय से चले आ रहे तनाव को सामने ला दिया है। इस झगड़े के बीज अंग्रेजों के जमाने में बोए गए थे। अंग्रेज अपनी डिवाइड एंड रूल की नीति में अक्सर भाषा के अंतर का फायदा उठाते थे, लेकिन आजादी के बाद के समय में भाषा के प्रति गर्व फिर से जागा। यह गर्व तमिलनाडु में खास तौर पर मजबूत था, जहां तमिल को सिर्फ एक भाषा से ज्यादा माना जाता था। यह कल्चरल फैब्रिक का एक जरूरी हिस्सा था। 1960 के दशक में हिंदी विरोधी आंदोलन, जिसमें बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और हिंसा हुई थी, तमिलनाडु की कलेक्टिव मेमोरी में आज भी ताजा है। ये विरोध प्रदर्शन हिंदी को भारत की एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में थोपे जाने की वजह से शुरू हुए थे, जिसे तमिल आइडेंटिटी और संस्कृति के लिए खतरे के रूप में देखा गया था। सरकार के 3 भाषाओं के फॉर्मूले को अपनाने से, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा शामिल थी, तमिलनाडु में अशांति कम नहीं हुई। तमिलनाडु में भाषा को लेकर संवेदनशीलता को समझने के लिए हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है। राज्य हिंदी थोपने की किसी भी कोशिश को अपनी कल्चरल सॉवरेंटी पर सीधा हमला मानता है। आज भी भाषा नीति पर राज्य का यही रुख है। भाषाई तनावों का अतीत वर्तमान में भी बना हुआ है, जिससे भारत में, खासकर तमिलनाडु में, भाषा के बारे में कोई भी चर्चा एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा बन जाती है। 3 भाषाओं वाला फार्मूला, जिसे सबसे पहले 1968 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में रखा गया था, इसका मकसद लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के जरिए राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना था। इस फॉर्मूले में पूरे भारत के स्कूलों में हिंदी, अंग्रेजी और एक रीजनल लैंग्वेज पढ़ाने की बात कही गई थी। हालांकि इस नीति का देश के कुछ हिस्सों में स्वागत किया गया था, लेकिन तमिलनाडु में इसका जबरदस्त विरोध हुआ। विवाद की मुख्य बात हिंदी को थोपे जाने की बात थी। तमिलनाडु ने तर्क दिया कि स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य करने से उन छात्रों को नुकसान होगा जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है। उन्हें डर था कि इससे 2 तरह की एजुकेशन सिस्टम बन जाएगी, जिसमें हिंदी भाषियों को गलत फायदा होगा। 3 भाषाओं वाला फार्मूला शुरू से ही बहस का विषय रहा है। समर्थकों का तर्क है कि ज्यादातर भारतीयों द्वारा बोली जाने वाली हिंदी सीखना राष्ट्रीय एकता और आर्थिक तरक्की के लिए जरूरी है। उनका मानना है कि यह भाषाई दीवारों को तोड़ेगा और नागरिकों में एकता की भावना को बढ़ावा देगा। हालांकि आलोचक इसे कल्चरल इंपोजिशन का एक रूप मानते हैं, जो भारत की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को कमजोर करता है। NEP 2020 ने इस बहस को फिर से जगा दिया। हालांकि इसने 3 भाषाओं वाले फॉर्मूले को दोहराया, लेकिन इसने रीजनल लैंग्वेजेस को बढ़ावा देने के महत्व पर भी जोर दिया। हालांकि इस फॉर्मूले को लागू करने के तरीके, खासकर तीसरी भाषा के चुनाव के बारे में नीति में स्पष्टता की कमी ने तमिलनाडु में हिंदी थोपे जाने की आशंकाओं को फिर से जन्म दे दिया है। भारत में भाषा की बहस पॉलिटिक्स से पूरी तरह जुड़ी हुई है। हिंदी थोपे जाने के मुद्दे को अक्सर उत्तर दक्षिण के बीच के बड़े फासले के रूप में देखा जाता है। तमिलनाडु सहित दक्षिणी राज्य अक्सर हिंदी भाषी उत्तर को राष्ट्रीय राजनीति और नीति निर्माण में हावी मानते हैं। केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी पर हिंदी केंद्रित एजेंडा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है। सरकारी बातचीत में हिंदी पर पार्टी के जोर और राष्ट्रीय नीतियों के जरिए हिंदी को बढ़ावा देने की उसकी कोशिशों ने इन शंकाओं को हवा दी है। इससे भाषाई शोविनिज्म और कल्चरल हेजेमनी के आरोप लगे हैं। विपक्षी दल, खासकर तमिलनाडु के, भाषा पर बीजेपी के रुख की आलोचना में मुखर रहे हैं। उनका तर्क है कि पार्टी की नीतियां भारत की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को खत्म कर रही है और फेडरलिज्म के सिद्धांतों को कमजोर कर रही है। वे हिंदी को बढ़ावा देने को रीजनल लैंग्वेजेस और संस्कृतियों के अस्तित्व के लिए खतरा मानते हैं। भाषा की बहस हाल के दिनों में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गई है। इसने विरोध प्रदर्शनों, राजनीतिक तकरार और यहां तक कि डिप्लोमैटिक रोव्स को भी जन्म दिया है।
इस मुद्दे में भारतीय समाज को भाषाई आधार पर और बांटने की क्षमता है, जो राष्ट्रीय एकता और सद्भाव के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करता है। भारत में भाषा विवाद कल्चरल और राजनीतिक विचारों से आगे बढ़कर है। इसके महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक नतीजे भी हैं। हिंदी थोपे जाने की धारणा ने शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों को लेकर चिंताएं पैदा की हैं। ऐसी आशंकाएं हैं कि जो लोग हिंदी में धारा प्रवाह नहीं हैं, उन्हें अवसरों तक पहुंचने में नुकसान हो सकता है। इस बहस का अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ता है। एक कॉमन लैंग्वेज व्यापार और वाणिज्य को आसान बना सकती है, लेकिन एक भाषा थोपने से समाज के कुछ वर्ग अलग थलग पड़ सकते हैं और आर्थिक भागीदारी में बाधाएं पैदा हो सकती हैं। यह भारत की वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने की इच्छा के संदर्भ में खास तौर पर महत्वपूर्ण है। भाषाई विविधता एक ताकत और एक चुनौती दोनों हो सकती है। एक तरफ यह भारत की कल्चरल टेपेस्ट्री को समृद्ध करता है और अनेकता में एकता की भावना को बढ़ावा देता है। दूसरी तरफ यह कम्युनिकेशन बैरियर्स पैदा कर सकता है और सामाजिक एकजुटता में बाधा डाल सकता है। एक कॉमन लैंग्वेज को बढ़ावा देने और भाषाई विविधता को बनाए रखने के बीच संतुलन बिठाना बहुत जरूरी है। किसी भाषा को थोपना उल्टा असर कर सकता है, जिससे नाराजगी और विरोध पैदा हो सकता है। इसके बजाय एक ऐसा समावेशी माहौल बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए जहां सभी भाषाओं का सम्मान और महत्व हो। भारत में भाषा की बहस एक जटिल मुद्दा है, जिसका कोई आसान समाधान नहीं है। इसके लिए इतिहास, संस्कृति, राजनीति और अर्थशास्त्र की गहरी समझ की जरूरत है। इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए एक संवेदनशील और समावेशी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो राष्ट्र की भाषाई विविधता का सम्मान करते हुए एकता और राष्ट्रीय पहचान की भावना को बढ़ावा दे।